गुड डे स्टूडेंट्स। सेल एनवलप से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सेल वॉल को डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट सेल्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो जो उनके सेल एनवलप्स या कोशिका परिकलाएं हैं उनमें जो आउटर मोस्ट जो परिकला है उसको सेल वॉल कहेंगे, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसकी ओर पाए जाने वाले जो परिकला है उस परिकला को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को कंसिडर करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें आउटर मोस्ट एक एनवलप के रूप में प्रेजेंट होती है, और चूंकि ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का ही एक इंटीग्रल पार्ट है तो इसको हम कोशिकाओं से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रकार से इसको अलग करते हैं तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये जो ट्यूटोरियल है इस ट्यूटोरियल को हम 7 डिफरेंट हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। जो पहला हेडिंग रहेगा हमारे ट्यूटोरियल का वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड होगा। दूसरा जो हेडिंग रहेगा वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के है। तीसरा हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझने के लिए समय समय पर दिए गए अलग अलग प्रारूप को लेकर के हमारा चर्चा रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित विशेष रचनाएं क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या है वो रहेगा। उसके आगे का जो हेडिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओरिजिन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, और लास्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए कार्यों की चर्चा करेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस शब्द को अभी हम उपयोग में ले रहे हैं वस्तुतः 1855 के अंदर नागेली और क्रेमर ने इसके लिए सेल मेम्ब्रेन शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन सफरेज इन द ईयर 1928 और प्लो इन द ईयर 1931 दे सजेस्टेड टू यूज प्लाज्मा लेम्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऐसा कई सारे जो वैज्ञानिक थे, ऑथर्स थे, उन्होंने बताया। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शब्द इस्तेमाल करने के स्थान पर बाद में वैज्ञानिकों ने इसको करेक्ट किया और उन्होंने बताया कि इसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड यूज करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यह स्पष्ट नहीं होता है कि वो किन पदार्थों के लिए पारगम्य है और किन के लिए पारगम्य नहीं है। जबकि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन शब्द का उपयोग करना यहां पर यह दिखाता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इट इज selective for permitting certain substances inside the cell and substances from inside of cell to the outside of the cell. So it is better to use selectively permeable membrane instead of using semi permeable membrane. Now the important characteristics of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं वो क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो लिपिड्स हैं वो फोस्फोलिपिड टाइप के होते हैं। दूसरा जो अभिलक्षण है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि इसके अंदर बाहर की तरफ प्रोटीन, फिर लिपिड और प्रोटीन, इस प्रकार की इसमें क्रम होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन।
या यूं कहेंगे कि लिपिड की एक बाई लेयर है, उसके बाहर की तरफ एक प्रोटीन का स्तर होगा और उसके इनर साइड में भी एक प्रोटीन का स्तर होगा। तो ये एक ट्राई लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वास्तविक रूप में ये ट्राई लेयर ना होकर के इसमें 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। मध्य में 2 लिपिड की लेयर, बाहर की तरफ एक प्रोटीन की लेयर और साइटोप्लाज्म की तरफ एक प्रोटीन की लेयर इसमें उपस्थित होती हैं। जो लिपिड्स हैं, मैंने आपसे बताया ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और ये जो लिपिड की लेयर है जिसके मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एक पोलर हेड उपस्थित होता है जो ग्लिसरॉल के द्वारा निर्मित होता है, और उस हेड से जुड़ी हुई 2 टेल्स होती हैं जो कि फैटी एसिड के द्वारा निर्मित होती हैं। जो हेड है, ये हेड हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जबकि जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं। और जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ये टेल्स एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेड होती है, और इनके हेड्स एक साइड में बाहर की तरफ और दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म की ओर ओरिएंटेड होते हैं, अभिमुख होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है लिपिड लेयर्स का, उसमें हम यहां ये समझ सकते हैं कि जब 2 लिपिड लेयर जिनके टेल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसी स्थिति में लेयर के मध्य के जो हिस्सा है वो पूरी तरह से एक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि बाहर की तरफ जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, और साइटोप्लाज्म की ओर जो हेड्स हैं वो भी एक हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। वर्तमान जो अध्ययन है उनके अनुरूप, या जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं उनके अनुरूप प्रोटीन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। जो एक्सट्रिंसिक या बाह्य प्रोटीन है, ये लिपिड की जो बाई लेयर है उसमें बाहरी ओर और भीतर की ओर उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं, और वो लूजली वहां पर अरेंज होते हैं। इन प्रोटीन्स को वहां से बहुत आसानी से पृथक किया जा सकता है। जबकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मोस्टली जो लिपिड की बाई लेयर है, इसमें ये पूरी बाई लेयर के अंदर ऊपर से लेकर के अंदर तक सामान्यतया उपस्थित होते हैं। कई बार ये केवल एक लिपिड लेयर के अंदर बाहर की तरफ से उपस्थित हो सकते हैं, या दूसरी लिपिड लेयर में साइटोप्लाज्मिक साइड से लेकर के अंदर जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है वहां तक ये उपस्थित हो सकते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म की ओर एक विशेष अंतर्वलित होकर के, इनवेजिनेट होकर के माइक्रोविलाई नामक सूक्ष्म संरचनाएं बनाती हैं, और ये माइक्रोविलाई साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, और ये माइक्रोविलाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ करके एक पूरा नेटवर्क सिस्टम कोशिकाओं के अंदर निर्मित करती हैं, स्थापित करती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका सरफेस टेंशन जो लिपिड की कृत्रिम परतें हैं उनकी तुलना में कम होता है। इनका पृष्ठ तनाव जो लिपिड कृत्रिम लेयर्स हैं उनकी तुलना में कम होता है, जबकि इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या जो विद्युत प्रतिरोध है वो अधिक होता है। जो अगला अभिलक्षण है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन्स पानी के लिए परमेबल होती है, जल के लिए परमेबल होती है, लेकिन
दूसरे जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं या सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाने वाले होते हैं, उनके लिए चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने चर्चा किए थे। एक बार फिर से देखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के द्वारा निर्मित है। जो लिपिड और प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट PLLP के रूप में होता है। लिपिड्स में एक हेड होता है, पोलर और नॉन पोलर इसमें टेल होता है। हेड ग्लिसरॉल से निर्मित, टेल फैटी एसिड से निर्मित होता है। प्रोटीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के हो सकते हैं। माइक्रोविलाई का ये निर्माण करती है। इनका सरफेस टेंशन लो होता है, इनमें हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाया जाता है, ये वाटर के लिए परमेबल होती है और बाकी अन्य जो सब्सटेंसेस है दूसरे पदार्थों के लिए ये चयनात्मक पारगम्य होती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो विशिष्ट प्रकार की रचनाओं का निर्माण करती है। एक प्रकार की स्ट्रक्चर अभी हमने चर्चा की थी, माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई साइटोप्लाज्म की और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके एक्सटेंशंस है और इसमें कई सारे माइक्रोफाइब्रिल्स पैरेलली इसके बेस से लेकर के और इसके टिप तक प्रेजेंट होते हैं और इसकी बेस पर कई सारे फाइब्रिल्स जुड़ करके एक पूरा फाइब्रिल का स्ट्रक्चर पूरी सेल में पूरी सेल के अंदर निर्माण करते हैं और इनके जो टिप्स हैं माइक्रोविलाई के वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। दूसरी जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा निर्मित होती है, प्लांट सेल्स के अंदर हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो एक जो सेल है वो दूसरी कोशिका की सेल के द्वारा सेल वॉल और उसकी मिडिल लेमेला से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये जो सेल वॉल है ये अनुपस्थित होती है और इस कारण से एक सेल दूसरी सेल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जुड़ी हुई रहती हैं। उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी थिकनेस 100 टू 200 एंगस्ट्रम के मध्य में हो सकती है और वहां पर इन दो सेल के बीच में अंतर क्रिया के लिए या इंटरेक्शन के लिए कुछ जंक्शन नुमा स्ट्रक्चर बनती है। उन जंक्शन नुमा स्ट्रक्चर को हम जंक्शनल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं और इन जंक्शनल कॉम्प्लेक्स के थ्रू कोशिकाओं में अंतर क्रियाएं संभव हो पाती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ अपने संबंध को स्थापित करती हैं। तो ये दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा निर्मित होती हैं, एक होती है माइक्रोविलाई और दूसरी जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। अगला जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ बिंदु है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओरिजिन किस प्रकार से होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की जो ग्रोथ है उसके सापेक्ष प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वृद्धि होती है और यह माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लगातार इनका एक पूल साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होता है और उस पूल से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो केमिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, उनका डिपोजिशन लगातार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आकार में, अपनी साइज में वृद्धि करती जाती है। जो वेरियस मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को लेकर के, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी हम ये जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों पर अध्ययन शुरू हुआ, इसकी स्ट्रक्चर को समझने से संबंधित जो मॉडल्स हैं उन पर जब रिसर्च शुरू हुई तो ये माना गया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये केवल लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। ये एक अवधारणा सबसे पहले सामने आई थी और इस अवधारणा को ओवरटॉन ने 1902 के अंदर प्रस्तुत किया था। ओवरटॉन ने यह बताया था
कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड के द्वारा निर्मित होती है, लिपिड की लेयर होती है। और इसके पीछे उन्होंने कुछ प्रायोगिक अपनी पुष्टि करी थी कि ये लिपिड के द्वारा क्यों निर्मित है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया और उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन करके ये बताया कि जो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली ट्रेवल कर जाते हैं, जबकि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड के अंदर प्रेजेंट होती है और इस कारण से ओवरटॉन ने ये बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड के द्वारा निर्मित होती हैं। इसके बाद यहां पर ओवरटॉन ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि ये लिपिड जो लेयर है वो एक सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। तो गार्टर और ग्रेंडल ने 1926 के अंदर ये बताया कि ये जो लिपिड लेयर है वो सिंगल लेयर नहीं होती हैं, बल्कि लिपिड्स की दो पैरेलल लेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। इसके बाद आगे चल करके डेनियली और डेवसन इन्होंने 1930 के अंदर ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड के द्वारा निर्मित नहीं होती है। इसके लिए अनेक प्रकार के उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस प्रस्तुत किए थे। एक इंपॉर्टेंट एविडेंस इसमें यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन जो लिपिड के द्वारा निर्मित जो लेयर्स होती है उनकी तुलना में कम होता है। तो डेनियली और डेवसन को ये एक जानकारी अध्ययन में सामने आई कि सरफेस टेंशन तभी कम होगा जब उसमें लिपिड के साथ में कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि इन लिपिड जो लेयर्स है, इन लेयर्स के साथ में इसमें प्रोटीन्स भी उपस्थित होते हैं और इस कारण से इन मेम्ब्रेन का जो सरफेस टेंशन है वो केवल लिपिड लेयर की जो सरफेस टेंशन है उनकी तुलना में कम पाया जाता है। डेनियल और डेवसिन ने 1930 के बाद अपने जो मॉडल थे उसमें समय समय पर अपने अनुसंधान के आधार पर उन्होंने उसको सुधारते चले गए और कई समय तक डेनियली और डेवसन के मॉडल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रारूप को समझाने के लिए एक उपयुक्त मॉडल माना जाता रहा। परंतु 1959 में रॉबर्टसन ने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया और इस यूनिट मेम्ब्रेन में मॉडल में रॉबर्टसन ने यह बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके मध्य में एक 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई की लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। इसकी बाहर की तरफ 20 एंगस्ट्रॉम थिक प्रोटीन की परत पाई जाएगी और साइटोप्लाज्म की ओर भी 20 एंगस्ट्रॉम थिक साइज की प्रोटीन की परत होती है। तो इस प्रकार से जो कुल मोटाई है, टोटल विड्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये 75 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। 20, 35 एंड 20 आउटर प्रोटीन लेयर, 35 लिपिड बाइलेयर एंड 20 इनर साइड प्रोटीन लेयर। तो 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम की इस प्रकार की जो ट्राई लेयर है उन्होंने इसको यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। यानी इसके जो मेम्ब्रेन है उसकी यूनिट में क्या हो जाएगा, पी, एल और पी इसकी उपस्थिति आवश्यक है, जिसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होगी। तो रॉबर्टसन की ये यूनिट मेम्ब्रेन के आधार पर रॉबर्टसन ने बताया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, इन सेल ऑर्गेनेल के अंदर इसी प्रकार की यूनिट मेम्ब्रेन से वो आबद्ध होते हैं, वो आवरित होते हैं। लेकिन रॉबर्टसन ने ये जो मॉडल दिया था, इस मॉडल में ये था कि ये मेम्ब्रेन एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रायोगिक जो प्रमाण है उनसे ये स्पष्ट नहीं हो पाता था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये स्टैटिक है या फ्लूइड है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स इस मेम्ब्रेन की फ्लूइड स्ट्रक्चर होने की तरफ
एक इशारा करते थे, ये बताते थे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर फ्लूइड होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने 1974 के अंदर प्रस्तुत किया। और इस सिंगर और निकोलसन मॉडल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है और इसको हम एक समुद्र के जो जल है वो और उसके अंदर तैरते हुए आइसबर्ग से तुलना कर सकते हैं, या समुद्र के अंदर तैरती हुई कई जहाज और नावों से इसकी तुलना कर सकते हैं। जो लिपिड है वो समुद्र में भरे हुए जल के समतुल्य है, जबकि उसमें तैरते हुए जो आइसबर्ग और जो बोर्ड्स हैं वो उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के तुल्य हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जिस प्रकार से पानी के अंदर जो समुद्र का जल है उसमें जल का लगातार वाटर करंट के रूप में मूवमेंट चलता रहता है, इसी प्रकार से ये जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड्स, ये भी अपने स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ सकते हैं। जो प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पर उपस्थित हैं उन प्रोटीन्स को, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को अलग किया जा सकता है, जबकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो जो लिपिड बाइलेयर है, इस लिपिड बाइलेयर में जो सेल की बाहरी सतह है वहां से लेकर के और साइटोप्लाज्म की जो साइड है उस पूरी साइड तक वो उपस्थित होते हैं। इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इन जो मॉडल्स हैं डिफरेंट मॉडल्स, इसमें सबसे ज्यादा जो मान्य मॉडल है अभी वो फ्लूइड मोजेक मॉडल है। और फ्लूइड मोजेक मॉडल के आधार पर हम कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अधिकांश कार्यों को और इसकी संरचनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है लिपिड। और ये लिपिड्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं और एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें किसी प्रकार का चार्ज या आवेश उपस्थित नहीं होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स जो उपस्थित हैं इनके अनेक प्रकार होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के साथ उपस्थित होते हैं, जबकि जो एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। जो लिपिड्स हैं इन लिपिड्स की भी लिपिड बाइलेयर में एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो आउटर जो लिपिड लेयर है उसमें अलग प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स होंगे और जो साइटोप्लाज्म की ओर पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें अलग प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। जैसे जो आउटर साइड है उसमें लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन इनकी अधिकता होती है, जबकि जो साइटोप्लाज्म की साइड में जो लिपिड लेयर है, लिपिड लीफलेट है, फॉस्फेटाइडिल इथाइलिन अमीन इनकी अधिकता होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों से संबंधित एक विशेष गुण इसको प्रदान करते हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं मैंने आपसे बताया ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये इसमें कई प्रकार के एंटीजेंस, सेल रिसेप्टर्स, एंजाइम्स इत्यादि हो सकते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कई आयन चैनल्स और वाटर चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, इस प्रकार से हम जानते हैं इनका निर्माण करते हैं। अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों की चर्चा करते हैं।
तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, पदार्थों के परिवहन से संबंधित। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिकाओं के अंदर कौन से आयंस, कौन से सब्सटेंसेस कोशिकाओं के बाहर की तरफ से कोशिकाओं के भीतर प्रविष्ट होने हैं, उनको नियंत्रित करती है, या कोशिकाओं के भीतर से कोशिकाओं के बाहर जाने को ये नियंत्रित करती है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी सेलेक्टिव परमिबिलिटी के कारण से कोशिकाओं के अंदर आने और जाने वाले पदार्थों पर संपूर्ण नियंत्रण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका, बैलेंस सेल शेप कंसंट्रेशन। अब कोशिकाओं की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रखने के लिए कोशिकाओं के अंदर जो सेल शेप उपस्थित होता है, उस सेल शेप की कंसंट्रेशन को पदार्थों के नियंत्रित प्रवेश और परिवहन से ये उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। तीसरा जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिकाओं के भीतर किसी प्रकार के हैजार्डस सब्सटेंसेस को आने से रोकती है। तो इस प्रकार से ये इसका एक प्रोटेक्शन का, कोशिकाओं के प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ये कोशिकाओं में बनने वाले कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थ कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण से निर्मित होते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नियमित रूप से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, चूंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो कोशिकाओं को जो शेप प्रदान करना है वो सेल वॉल के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं होती है, तो कोशिकाओं को जो आकार प्रदान किया जाएगा वो आकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, चूंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका अपने नजदीक की कोशिका से, अपने पड़ोस की कोशिका से निरंतर संपर्क में रहती है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है। तो ये इंटरेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ही पूर्ण होता है। जो अगला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फेगोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग। तो बाहर कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कोशिकाओं के लिए विषैले हो सकते हैं, उन सॉलिड सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेसाइकल्स बना करके इनको सेल के अंदर अंतर्ग्रहित किया जाता है, और लाइसोसोम की एक्टिविटी के द्वारा ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस जो हैजार्डस वायरस, बैक्टीरिया, इनको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। कई सेल्स के अंदर ये जो मेथड है वो कोशिकाओं के भोजन के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे अमीबा इत्यादि ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। तो कोई लिक्विड सब्सटेंसेस को अगर कोशिका के बाहर से भीतर की ओर लेकर के जाना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें वेसिकल्स का निर्माण करती है, और ये लिक्विड सब्सटेंसेस कोशिकाओं के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा टोनोप्लास्ट, जो हम जानते हैं वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है, उसका निर्माण, और अन्य जो कोशिकांग है उनकी मेम्ब्रेन्स का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। रिपेयरिंग इसका एक और फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी खुद की, अगर उसमें किसी प्रकार की क्षति होती है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गम, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, क्यूटिन इत्यादि का सिक्रीशन भी होता है, और कई सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है एटीपी फॉर्मेशन का, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर
जहां पर उसमें इन्विजिनेशंस है जिनको मिजोसोम्स कहते हैं उन पर पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एटीपी सिंथेसिस का कार्य भी करती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे जो कोशिकांग है, चूंकि हम जानते हैं उन कोशिकांगों के ऊपर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक प्रतिरूप है, तो उन कोशिकांगों से संबंधित कार्यों को भी ये संपन्न करती है। तो अब हम देखते हैं, इसको समअप करते हैं ट्यूटोरियल को। तो आज इस ट्यूटोरियल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की को हमने 7 सब हेडिंग्स में स्टडी किया। जो पहला सब हेडिंग था हमारा वो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड था, दूसरा सब हेडिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के था, तीसरा सब हेडिंग स्पेशल स्ट्रक्चर, अगला ओरिजिन, नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन, फिर इसके डिफरेंट मॉडल्स जो समय समय पर प्रस्तुत किए गए उनको लेकर के था, और जो अंतिम इसका कार्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको लेकर के आज का ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिर मिलेंगे। गुड डे, गुड बाय। उसमें फोस्फेटाइडिल कोलिन, फोस्फेटाइडिल इथाइलिन अमीन, इनकी अधिकता होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों से संबंधित एक विशेष गुण इसको प्रदान करते हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं, मैंने आपसे बताया ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये इसमें कई प्रकार के एंटीजेंस, सेल रिसेप्टर्स, एंजाइम्स इत्यादि हो सकते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कई आयन चैनल्स और वाटर चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, इस प्रकार से हम जानते हैं इनका निर्माण करते हैं। अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, पदार्थों के परिवहन से संबंधित। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिकाओं के अंदर कौन से आयंस, कौन से सब्सटेंसेस कोशिकाओं के बाहर की तरफ से कोशिकाओं के भीतर प्रविष्ट होने हैं उनको नियंत्रित करती है, या कोशिकाओं के भीतर से कोशिकाओं के बाहर जाने को ये नियंत्रित करती है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और इसकी सेलेक्टिव परमिबिलिटी के कारण से कोशिकाओं के अंदर आने और जाने वाले पदार्थों पर संपूर्ण नियंत्रण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका बैलेंस सेल शेप कंसंट्रेशन। अब कोशिकाओं की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रखने के लिए कोशिकाओं के अंदर जो सेल शेप उपस्थित होता है, उस सेल शेप की कंसंट्रेशन को पदार्थों के नियंत्रित प्रवेश और परिवहन से ये उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। तीसरा जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिकाओं के भीतर किसी प्रकार के हैजार्डस सब्सटेंसेस को आने से रोकती है। तो इस प्रकार से ये इसका एक प्रोटेक्शन का, कोशिकाओं के प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ये कोशिकाओं में बनने वाले कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थ कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण से निर्मित होते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नियमित रूप से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, चूंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो कोशिकाओं को जो शेप प्रदान करना है वो सेल वॉल के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं होती है, तो कोशिकाओं को जो आकार प्रदान किया जाएगा वो आकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, चूंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका अपने नजदीक की कोशिका से, अपने पड़ोस की कोशिका से निरंतर संपर्क में रहती है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है। तो ये इंटरेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ही पूर्ण होता है। जो अगला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फेगोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग। तो बाहर कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कोशिकाओं के लिए विषैले हो सकते हैं, उन सॉलिड सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेसाइकल्स बना करके इनको सेल के अंदर अंतर्ग्रहित किया जाता है और लाइसोसोम की एक्टिविटी के द्वारा ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस जो हैजार्डस वायरस, बैक्टीरिया, इनको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। कई सेल्स के अंदर ये जो मेथड है वो कोशिकाओं के भोजन के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे अमीबा इत्यादि ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। तो कोई लिक्विड सब्सटेंसेस को अगर कोशिका के बाहर से भीतर की ओर लेकर के जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें वेसिकल्स का निर्माण करती है और ये लिक्विड सब्सटेंसेस कोशिकाओं के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा टोनोप्लास्ट, जो हम जानते हैं वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है, उसका निर्माण, और अन्य जो कोशिकांग है उनकी मेम्ब्रेन्स का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। रिपेयरिंग इसका एक और फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी खुद की, अगर उसमें किसी प्रकार की क्षति होती है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गम, सेल्यूलोज, लिग्निन, काइटिन, क्यूटिन इत्यादि का सिक्रीशन भी होता है। और कई सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है एटीपी फॉर्मेशन का, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जहां पर उसमें इन्विजिनेशंस हैं जिनको मिजोसोम्स कहते हैं, उन पर पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एटीपी सिंथेसिस का कार्य भी करती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे जो कोशिकांग हैं, चूंकि हम जानते हैं उन कोशिकांगों के ऊपर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक प्रतिरूप है। तो उन कोशिकांगों से संबंधित कार्यों को भी ये संपन्न करती है। तो अब हम देखते हैं, इसको समअप करते हैं ट्यूटोरियल को। तो आज इस ट्यूटोरियल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की को हमने 7 सब हेडिंग्स में स्टडी किया। जो पहला सब हेडिंग था हमारा वो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड था, दूसरा सब हेडिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के था, तीसरा सब हेडिंग स्पेशल स्ट्रक्चर, अगला ओरिजिन, नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन, फिर इसके डिफरेंट मॉडल्स जो समय समय पर प्रस्तुत किए गए उनको लेकर के था, और जो अंतिम इसका कार्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको लेकर के आज का ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिर मिलेंगे। गुड डे, गुड बाय।